नमस्कार दोस्तों, मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। मेरे गले में थोड़ी खराश है, इसलिए मैं थोड़े धीमे-धीमे बात करने वाला हूँ, थोड़ा माइक्रोफ़ोन के बाजू से बात कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इसकी ऑडियो ट्रैक अच्छी निकलेगी। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ mRNA 1644 थेरेपी के बारे में, जो IAVI G003 प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। ये जो है IAVI G003, ये एक उम्मीद भरा प्रोग्राम है जो HIV कम डोज के साथ पेशेंट को देकर उसमें से सेफ्टी की जांच करता है। फिर उसके बाद उसकी एफिशिएंसी, यानी कि वो कितना प्रभावशाली है, वो देखता है। तो इसके बारे में आज पूरी मैं डिटेल दे रहा हूँ इस थेरेपी के बारे में, जिसका नाम है mRNA 1644। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये IAVI के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। IAVI जो है, ये एक नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो मुनाफे के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा के लिए काम करता है रिसर्च के साथ। और उन्होंने मॉडर्ना के साथ टाई अप किया है, और मई 2022 को उन्होंने पहला पेशेंट स्क्रीनिंग शुरू किया, पार्टिसिपेंट स्क्रीनिंग, यानी कि उनका जो क्लिनिकल ट्रायल है उसमें जिनको लेना था पेशेंट्स को, उनकी पहली स्क्रीनिंग उन्होंने मई 2022 में शुरू की, 2022 मई को। और तुरंत ही वो लोग फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाले थे mRNA HIV वैक्सीन एंटीजन का, जिसको mRNA 1644 कहते हैं। और ये वो करने वाले थे सेंटर फॉर फैमिली हेल्थ एंड रिसर्च CFHR, जो कि रवांडा नाम के एक देश में है, किगाली नाम के एरिया में। और उनका कोलैबोरेशन वहाँ पर था औरम इंस्टीट्यूट, जो टेम्बिसा साउथ अफ्रीका में है। तो इनके साथ मिलकर वो फेज़ 1 करने वाले थे। और ये जो IAVI का स्पॉन्सर किया हुआ ट्रायल है, उसका नाम उन्होंने रखा है IAVI G003। और ये IAVI G003 जो है, ये तीसरा ऐसा स्पॉन्सर ट्रायल है, जो उसके पहले IAVI G001 फेज़ 1 जिसमें किया था, उसके आगे बढ़कर उसमें से जो सबक सीखने को मिले वो सब वैक्सीन में शामिल करके अभी थर्ड लेवल ट्रायल कर रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट लेवल में इम्प्रूवमेंट के साथ ट्रायल कर रहे हैं। और ये वैक्सीन उन्होंने एक और HIV इम्यूनोजन के साथ मिलाकर ट्राई किया है। उसका नाम है EOD-GT860MER। आपको स्क्रीन में मैंने नाम लिखा है, आप देख सकते हो। ये जो है, ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहलाता है। और इसके वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स है, वो जितने 100 में से 97 पेशेंट्स, यानी कि 97% पेशेंट्स के लिए अच्छा रिस्पॉन्स आया उनका, यानी कि खाली 3% पेशेंट्स में रिस्पॉन्स नहीं आया, बाकी सब 97 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया। ये सब प्रयोग किया हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में हेल्दी एडल्ट्स लोग के ऊपर। और ये जो इम्यून रिस्पॉन्स टारगेट किया था, वो उन्होंने एक स्पेसिफिक B सेल्स को टारगेट करके उसको स्टिमुलेट किया उन्होंने, उस B सेल को, ताकि वो B सेल ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बना सके। ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ को BNABS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दोस्तों, आप लोग को मैंने HIV के बारे में, ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में एक मिनी सीरीज़ बनाई थी HIV के लिए। तो उसमें 8 एपिसोड्स थे। उसमें से पहला और दूसरा एपिसोड में हमने कवर किया था कि मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, CD4 T सेल क्या होता है, और B सेल क्या होता है, और B सेल किस तरह से एंटीबॉडी बनाते हैं। साधारण एंटीबॉडी में सिर्फ एक रिसेप्टर होता है जो जाके एंटीजन के साथ बाइंड कर लेता है। लेकिन ये जो ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ है, वो एक के बजाय
कई तरह के एंटीजन के साथ बाइंड कर सकते हैं, इसलिए इन्हें ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और ये ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ जो है बहुत मुश्किल से बनता है। कोई कोई HIV पेशेंट्स हैं जिनको बहुत साल तक HIV हुई हो, उनके शरीर में कभी दिखाई देता है ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़, लेकिन इसे बनाना काफ़ी मुश्किल पड़ा है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इन्होंने कोशिश की है कि बी सेल को मॉडिफाई करके BNABs बनाए, और उनका GAVI 003 का उद्देश्य यह है कि एक एफिशिएंट HIV वैक्सीन बना दे जो बी सेल को एक्टिवेट करे, और उसके द्वारा ये EOD GT860 MER ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बना सके। और अगर वैसा हो गया तो वो ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जो है वो HIV को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और ये जो वैक्सीन बनाया है MTNA 1644, उसे डेवलप किया है IAVI और स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो US में है, उनकी सहायता से। सो स्क्रिप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने HIV के कैप्सिड को एनालाइज किया, और उसमें से उन्होंने ढूंढ के निकाला कि कौन से एंटीजन को टारगेट किया जा सके, और उसके हिसाब से वो BNA भी डिज़ाइन किया गया है, और इसे mRNA द्वारा मॉडर्ना शरीर में तैयार करने की कोशिश कर रही है इस वैक्सीन के थ्रू। और उन्हें देखना है कि अमेरिका में तो हो गया, लेकिन अफ्रीकन पॉपुलेशन में बिल्कुल उसी तरह रिस्पांस दे सकता है कि नहीं। और ट्रायल साइट्स जो है उसमें उन्होंने उम्मीद रखी है कि 18 तंदुरुस्त लोगों को वॉलंटियर बना सकते हैं जो HIV नेगेटिव और एडल्ट हो, और उस सबको वो देंगे 2 डोज ये EOD GT860 MER, यानी कि वो mRNA वैक्सीन जो है उसके 2 डोसेस देंगे, विच में उसके अंदर HIV का जो एक छोटा पोर्शन होगा, उसकी वजह से उनको HIV नहीं हो सकता, लेकिन वो वायरस का एक छोटा टुकड़ा उस वैक्सीन में होगा। और ये जो टेस्ट वो कर रहे हैं इसमें ब्लाइंडिंग नहीं है, यानी कि किसी को रैंडमाइज करके नहीं दे रहे हैं। जितने 18 है 18 के 18 को वो डोज दे रहे हैं, और ये 18 लोग जो है वो हाई रिस्क एरिया में रहते हैं, जिनको HIV होने का हाई रिस्क है। ऐसे हेल्दी पेशेंट्स को इन्होंने ये वैक्सीन दिया हुआ है, और इनको मॉनिटर करेंगे 6 महीने तक। ये लास्ट डोज देने के बाद 6 महीने तक उनको देखेंगे, और उनका इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है, उनका ब्लड निकाल के उसका मॉलिक्यूलर डिटेल्स चेक करके देखेंगे कि ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी आई है कि नहीं। और ये प्राइमरी ट्रायल जो है इसका ऑब्जेक्टिव या एंड पॉइंट जो है वो है सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा। 18 में से किसी को भी सेहत का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी मीन्स वो बॉडी में BNA भी बन रहा है कि नहीं, तो वो देखने वाले हैं। और उनको ये भी देखना है कि अगर ये ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बन गई तो क्या वो HIV वायरस को प्रिवेंट कर सकता है कि नहीं। अभी जो ये वैक्सीन बनाया हुआ है EOD GT860 MER, इसे इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये अकेले में वैक्सीन नहीं बन जाएगा, ये एक स्टेप होगा, मल्टीपल स्टेप वाला वैक्सीन होगा। उसमें ये प्रथम श्रेणी में ये आएगा, इसके ऊपर और भी वैक्सीन्स आएंगे जो शरीर में और भी BNAs बनाएंगे, और वो सब मिलकर HIV को कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए ये जो है ये पहला स्टेप है, इसके आगे और भी उनको काम करना है, और इन्हें हर एक स्ट्रेन में ट्राई करके देखना है। और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाएंगे। तो पहले ये देखना है कि ये BNA भी सक्सेसफुली जनरेट होते हैं कि नहीं बी सेल के थ्रू शरीर के अंदर, और अगर वो शरीर के अंदर तैयार हो गए तो फिर ये नेक्स्ट स्टेप बनाने को जाएंगे। और इसके ज़रिए उन्हें लगता है कि स्टेप बाय स्टेप बॉडी का जो इम्यून डिफेंस है उसको बढ़ाकर तरह तरह के ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ लाकर HIV को कंट्रोल कर सके। क्योंकि HIV जो है बहुत ही वेरिएबल वायरस है, और वो फटाफट म्यूटेट करता है। तो वायरस के ऊपर एक कैप्सिड होता है, कैप्सिड के अंदर वो वायरस का DNA होता है, तो उसका कैप्सिड जो है वो कैप्सिड भी इवॉल्व होता है बहुत फास्ट। इसका कारण ये है कि HIV जो है वो ह्यूमन बॉडी का ट्रांसक्रिप्टेस यूज़ करता है, जो
एच आई वी को कॉपी बनाकर उसको डीएनए बनाकर बाहर छोड़ता है। तो वो ह्यूमन वाला जो ट्रांसक्रिप्टेस है वो एच आई वी वायरस के साथ ठीक से काम नहीं करता, उसकी वजह से स्प्लाइसिंग बहुत होता है और एच आई वी जो है फिर म्यूटेट कर लेता है और उसको ट्रीट करने में तकलीफ़ होती है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि ये बी एन ए बीस जितने बनाएंगे ज़्यादा बनाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि एच आई वी जैसे म्यूटेट होते जाएगा तो ये जो बी एन ए बीस जिसको रोक सकते हैं वो एच आई वी वायरस रुक जाएंगे, लेकिन जिसको वो रोक नहीं पाएंगे वो मल्टीप्लाई होएंगे। तो उस तरह से जैसे ए आर टी कई सालों के बाद इनफेक्टिव हो सकता है, उसी तरह बी एन ए बेस भी कई सालों के बाद, दशकों के बाद शायद न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये मेरा ख्याल है। ऐसा न हो तो अच्छा है। बी एन ए बीस जो है ये मैंने जैसे कहा था नेचुरली प्रोड्यूस होता है कोई लोगों पे और उनके शरीर में कभी एच आई वी नहीं होता। वो कारण क्या है ये पता नहीं है, लेकिन इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि कौन सा बी एन ए बी है और उसको शरीर के द्वारा बनाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं mRNA वैक्सीन के थ्रू। और मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी दिशा है आगे बढ़ने की। लेकिन जो कि एच आई वी के मल्टीपल स्ट्रेन्स है उसके लिए सब बी एन ए बी बनाने जाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि एक स्ट्रेन अफ्रीका में होगा, एक स्ट्रेन यूएस में होगा, एक स्ट्रेन इंडिया में होगा, तो उनमें सब में फ़र्क है और ऊपर से वो भी म्यूटेट करते हैं। तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि मेहनत वाला काम है। ये तो लगे पड़े हैं, अभी यूएस में कर लिया इन लोगों ने, अभी अफ्रीका में कर रहे हैं। मॉडर्ना एक और वैक्सीन पे mRNA वैक्सीन में काम कर रही है एच आई वी के लिए, जिसका नाम है 1574 और वो जो है एच आई वी ट्राइमर के ऊपर काम करता है। ये इसके बारे में एक अलग वीडियो बाद में बनाने वाला हूँ। ट्राइमर यानी कि 3 हिस्से वाला स्ट्रक्चर है, वो ग्लाइकोप्रोटीन का बनता है और एच आई वी वायरस के ऊपर वो ट्राइमर होता है और ट्राइमर के ज़रिए एच आई वी जो है इंसान के सेल के ऊपर जाके बैठता है। तो ट्राइमर को अगर आप विफल कर दो तो एच आई वी वायरस आगे नहीं बढ़ सकती। ये ट्राइमर में जो प्रोटीन है, 3 प्रोटीन है वो बनते हैं, 3 लेग्स जो है, स्पाइक्स जो है वो बनते हैं GP120 और GP41 के साथ। और उनको वो जिस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं वो एसेंशियल है वायरस को, होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने के लिए। अगर एच आई वी ट्राइमर के साथ आप छेड़छाड़ करोगे तो एच आई वी ट्राइमर जो है वो CD4 सेल के ऊपर रिसेप्टर के साथ चिपक नहीं सकता, तो उस तरह से CD4 सेल बच जाता है। तो ये है वो दूसरे एच आई वी वैक्सीन का स्ट्रेटजी। और उस एच आई वी वैक्सीन का नाम है mRNA 1574। इसका भी मॉडर्ना ही काम कर रहा है। और दोस्तों मेरे हिसाब से तो जब मैंने जो कुछ भी पढ़ा है, हालांकि मैं आपको वापस याद दिला दूं कि मैं साइंटिस्ट भी नहीं हूं, मैं डॉक्टर भी नहीं हूं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के ज़रिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने काफ़ी स्टडी की है हर एक कंपनी के वैक्सीन के बारे में, क्योंकि मैं सोचता हूं कि अगर कोई कंपनी सक्सेसफुल वैक्सीन बनाने वाला है तो उसकी शेयर प्राइस ऊपर जाएगी। और हमारे चैनल में जो लोग इन्वेस्टर्स आते हैं वो देखना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी पहले वैक्सीन लेके आएगी। तो हम कोविड वैक्सीन, फिर अलग अलग थेरेपीज़ जो है, जो कैंसर की थेरेपी है या रेटिनल डिजीज़ की थेरेपी है या किडनी की थेरेपी है, उसके सब बारे में मैं वैक्सीन के बारे में स्टडी करता हूँ। उनका प्रोग्रेस किस तरह से हो रहा है, क्या मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं, और उसके ऊपर से मैं देखता हूँ कि ये कंपनी कितने महीने या कितने साल के बाद अप्रूव हो जाएगी उसके थेरेपी के साथ, और उस थेरेपी का क्या भाव हो सकता है, और उसके हिसाब से हमारे इन्वेस्टर्स लोग देखते हैं कि इसका शेयर का भाव कितना होना चाहिए। तो उस तरीके से मैं एच आई वी की भी मैंने स्टडी की है। और इस स्टडी के बाद मुझे लगता है ये जो अपना अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी है, मुझे लगता है कि उनका जो अप्रोच है वो बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है, क्योंकि साथियों अपना ये जो एच आई वी वायरस है उसके मल्टीपल स्ट्रेन्स है पहली बार, और हर एक स्ट्रेन जो है फटाफट म्यूटेट होता। तो ये जो है मूविंग गोल पोस्ट कहा जाए, अगर एच आई वी वायरस मूविंग गोल पोस्ट है तो दूसरी तरफ एच आई वी वायरस को CD4 T सेल में ही अटैक करना है।
अगर HIV वायरस CD4 टी सेल को अटैक नहीं कर पाए तो HIV ख़त्म हो जाएगा, इट विल बी गॉन, वो कुछ नहीं कर पाएगा। और CD4 टी सेल जो है वो शरीर को इम्यून सिस्टम देता है। आपने पढ़ा होगा हमारे मिनी सीरीज़ में, अगर आपने देखा नहीं तो आप मिनी सीरीज़ एपिसोड 1, 2, 3 देखिए, आपको पूरा याद आ जाएगा कि बी सेल किस तरह से CD4 टी सेल के साथ मिलके फिर एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में CD4 का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और HIV जो है CD4 टी सेल को नाकाम बना देती है अटैक करके। तो ये बाकी के जो तरीके हैं कि ट्राइमर को बिगाड़ दो या ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बना दो, ये बहुत मेहनत वाला काम है। मेरे हिसाब से CD4 टी सेल जो है वो म्यूटेट नहीं करता, वो हमेशा स्थिर रहता है। तो वो स्थिर है तो उसको एक कवच पहना दो आप, ताकि HIV उसके अंदर आ नहीं सके, तो काम पूरा हो गया। HIV भले कितना भी म्यूटेट होते रहे, वो अंदर आ ही नहीं सकता, तो काम ही नहीं कर सकता, राइट। तो मुझे लगता है कि अमेरिकन जीन थेरेपी जो है मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रास्ते में जा रहे हैं। और उन्होंने CCR5 निकाल दिया है बी सेल से, और उसके अलावा उन्होंने बी सेल के अंदर शॉर्ट इंटरप्टिंग RNA डाल दिया है। अगर कोई और स्ट्रेन का HIV जो है CCR5 के बिना बी सेल पे CD4 टी सेल पे घुस जाए, तो ये siRNA जो है, शॉर्ट इंटरप्टिंग RNA सीक्वेंस जो है, वो उसके रेप्लिकेशन वाला जीन्स को ऑफ कर देगा, ताकि वो रेप्लिकेट नहीं कर सके, यानी कि मल्टीप्लाई नहीं कर सके। तो इस तरह से वो CD4 टी सेल को बचा लेगा। तो दोस्तों ये है वीडियो पूरा। मैं तो आपको आग्रह करूँगा कि आप थोड़ा इंग्लिश भी सीखिए और हमारा इंग्लिश वर्जन भी देखिए, क्योंकि इंग्लिश वर्जन में मैं बहुत अच्छी तरह से ये समझा पा रहा हूँ। हिंदी वर्जन में मुझे बहुत तकलीफ़ होती है सही शब्द ढूंढने के लिए। ये तो साइंटिफिक सब्जेक्ट है, और हर एक चीज़ का जो स्पिरिट रहता है, या जो जिसका रस कहते हैं, सारांश, अच्छी तरह से मैं नहीं बता पाता हूँ कि शब्दों के थ्रू आप कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, और अगर शब्द के शॉर्टेज हो तो कॉन्सेप्ट बताने में दिक्कत होती है। तो मैं आग्रह करूँगा आप इसी वीडियो का इंग्लिश वर्जन भी देखिए, धीरे धीरे देखिए, रिवाइंड करके देखिए, और आपको और भी ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इंग्लिश में मैंने काफ़ी अच्छा समझाया है, हिंदी में थोड़ा कम अच्छा समझाया है। और आप में से कोई इंग्लिश और हिंदी दोनों जानता हो तो मुझसे संपर्क करें, ताकि मुझे कोई मदद मिल सके इसे हिंदी अनुवाद करने में, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ने में कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं हिंदी बोल सकता हूँ। तो इंग्लिश में से हिंदी में अनुवाद करके अगर बोले कोई मुझे, तो मैं उसके बेसिस पे वीडियोस अच्छी तरह से बना सकता हूँ। तो इसके साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। दोस्तों, आपके लिए मैंने एक हिंदी चैनल बना रखी है, उसमें अभी 260 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मुझे जल्दी से जल्दी उसे 1000 के ऊपर पहुंचाना है, ताकि मैं वहां पर लाइव स्ट्रीम कर सकूं और वहां पर मेंबरशिप शुरू कर सकूं, और हिंदी के लिए सिर्फ वहीं पर सब मैं अपलोड करूंगा। फ़िलहाल यहाँ पर इंग्लिश भी है, आप यहाँ पर देखा कीजिए इंग्लिश, ताकि अगर कोई वीडियो HIV का वीडियो मैं हिंदी में बनाना भूल जाऊँ, तो यहाँ पर से आप मुझे बता सकते हैं और मैं वहाँ पर आपको बता सकूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं जो भी हिंदी वीडियो बनाऊँगा, मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप यहाँ आकर उसके इंग्लिश वर्जन भी देखें। हिंदी वीडियो देखने के बाद जब आप इंग्लिश वर्जन देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर उसमें आपको कोई क्वेश्चन आए वो देखने के बाद, तो वो क्वेश्चन मुझे लिखना और मैं उसका जवाब दूँगा। ठीक है, तो इसके साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। हिंदी चैनल में जुड़ जाइए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अपने हिंदी चैनल का नाम है शेयर ट्रैक HIV। हिंदी चैनल का नाम है शेयर ट्रैक HIV। वहाँ जाकर आप वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इंग्लिश भी देख सके और हिंदी भी देख सके, और यहाँ पर कुछ पब्लिश हुआ जो वहाँ नहीं गया हो आप मुझे याद दिला सके और मैं वहाँ पर डाल दूँ। और ये चैनल में जो है, जो भी CEOs के इंटरव्यू हो गए, सब इंग्लिश में होगा, और आप यहाँ पर जुड़े रहेंगे तो आपको वो वीडियो भी देखने को मिलेगी। फिर उसका बाद में थोड़े दिनों के बाद मैं उसका अनुवाद करके हिंदी में ले आऊँगा, तो दोनों वीडियो देखने के बाद आपको पूरी बात समझ में आएगी। चलो दोस्तों, इसके साथ मैं इसे समाप्त करता हूँ यहीं पर। मेरा गला बहुत सूख गया है, तो फिर मिलेंगे।